इलेक्शन कमीशन इज इट रियली न्यूट्रल? तो इलेक्शन कमीशन का मैं समझता हूँ कि तीन मुख्य उनकी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी है हाउ डू वी नो इट्स सेफ, इट इज सिक्योर? हमारी लॉयल्टी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को है और किसी को भी नहीं है। सवाल ये उठा कि अभी आपको एकदम से इतनी जल्दी एसआईआर करने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन कमीशन हैज सो फार नॉट प्रोसिक्यूटेड एनीबडी। वेयर आर द फॉल्ट लाइन्स? आर दे इन द प्रोसेसेस? उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है, आर यू द प्रोडक्ट ऑफ अ फेयर सिस्टम? और कमियां है सिस्टम में है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। ये एक स्पेशल एपिसोड है। आई हैव विद मी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अशोक लवासा। अशोक लवासा सर बहुत हाई पोस्ट्स पे रहे गवर्नमेंट में। ही वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी, सिविल एविएशन सेक्रेटरी एंड ऑल्सो द इलेक्शन कमिश्नर, जैसा कि मैंने आपको कहा। अभी देश में जो सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस पे, वोटर के रोल्स पे और पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक हेल्थ पे, उनसे बहुत डिफ़िकल्ट और टेक्निकल भी सवाल मैं पूछूंगा समझने के लिए कि जो हमारे देश का लोकतंत्र है वो एक्चुअली में कितना फ्रेजाइल है, कितनी टैंपरिंग पॉसिबल है उसमें। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? क्या इलेक्शन कमीशन सही मानने में अनबायस्ड है? क्या वो न्यूट्रल है? क्या उसकी अपॉइंटमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं, क्या वो बॉडी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, नहीं कराती है? और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स है कहाँ पे? इन सब चीज़ों के बारे में एक डेफिनेटिव कॉन्वर्सेशन होगी, डिटेल में होगी। सर के साथ टाइम जो मिला है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे और आई विल टॉक टू हिम अबाउट वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग हाउ द कंट्री इज शेप्ड इन द पब्लिक सर्विसेज। हमारे सिस्टम्स में, जिस चीज़ को हम सिस्टम बोलते हैं, देश के सिस्टम खराब है, कितना खराब है, क्या खराबी है उस सिस्टम में? सर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने पूरा सिस्टम देखा हुआ है एंड ही इज़ अनटेंटेड बाय इट। ही हैज़ द रेपुटेशन, लेजेंडरी रेपुटेशन है उनकी सिविल सर्वेंट्स के ग्रुप्स में, उनकी कम्युनिटी में, बिकॉज ही डज नॉट बेंड एंड ही हैज़ फेस्ड बिग फोर्सेस एंड ही हैज़ स्टूड टॉल। दैट इज़ नोन अबाउट हिम। विदाउट फर्दर अडू, लेट अस गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन विद अशोक लवासा सर। Sir, thank you so much for coming on the show. Thank you for inviting me. Particularly at a time like this, sir, हमको कुछ क्लैरिटी चाहिए और बहुत सारे सवाल हैं सर मेरे मन में भी और लोगों के मन में। सर एक शंका जाग चुकी है, विच इज़ द होल इशू। सर तीन फंडामेंटल सवाल हैं जिसके आसपास सारी की सारी थॉट प्रोसेस, सारी की सारी पब्लिक डिबेट्स, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वगैरह वगैरह चल रही हैं सर। एक नंबर वन, हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कौन वोट दे सकता है? एक सवाल सर। दूसरा सवाल, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है और हु इज़ द कंटेस्टर? क्रिमिनल है, नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है, नहीं करता? और तीसरा सर, इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट कौन करेगा? विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट डिफैक्टो इलेक्शन कमीशन। इन्हीं तीनों चीज़ों के आसपास सर सवाल हैं और कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों पे ही सवाल उठ गए हैं सर। कौन करेगा उस पर एक सवाल उठ गया है कि वोटर ठीक है, नहीं है, एलिजिबल है, क्वालिफाइंग है, डॉक्यूमेंट चलता है, नहीं चलता है, ठीक है, गलत है, हटाया जाए, नया हटाया जाए, एसआईआर ठीक है, गलत है, क्यों है, नेसेसरी है। वन सेट ऑफ क्वेश्चन सर। अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन अबाउट द पीपल, विच आर दे क्रिमिनल्स, आर दे मिसयूजिंग इट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फ्रीबीज देते हैं, नहीं देते, देते हैं तो ठीक है कि नहीं है, किस हद तक डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया जाता है। एंड देन अ होल न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन हैज अरिजन। इलेक्शन कमीशन, इज इट रियली न्यूट्रल? क्या उसके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल होता है? क्या वो वल्नरेबल है? क्या उसके पास कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, चिंक्स इन दी आर्मर विच कैन बी यूज और अब्यूज्ड? ये वोट चोरी के एलिगेशंस कितने सच हैं सर? ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। और मैं सर स्टार्ट करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि आपका खुद का बहुत डीप एक्सपीरियंस है उसमें। तो सर इलेक्शन कमीशन इज़, डू यू इन योर ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि वो आज की डेट में न्यूट्रल है? इस चीज़ को समझने के लिए कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है या नहीं है, पहले ये समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है सर, और इसकी परिकल्पना कैसे हुई। तो अगर आप देखें इतिहास में, तो जब हमारा संविधान बना था वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जन्म उससे एक दिन पहले हुआ था, 25 जनवरी को। और इसका जन्म 25 जनवरी को इसलिए हुआ कि जो हमारे संविधान के रचयिता थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमारे प्रजातंत्र को अमली जामा पहनाना है तो वो संस्था
जो इसको अमली जामा पहनाएगी, उसका जन्म पहले होना ज़रूरी है। 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है. My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के greatest mind, जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे. उनकी नॉलेज, उनकी लाइफ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and I will give to you in your emails, on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy and I will take care of the rest. संविधान में 5 या 6 आर्टिकल्स बनाए गए, ख़ास तौर से जो इलेक्शन कमीशन की परिभाषा क्या है, उसके इख्तियार क्या हैं, कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा, वो सब उसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक उसमें मुख्य 2-3 बातें हैं जो समझना ज़रूरी है। एक तो ये कि संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या निर्वाचन आयोग जिसको कहते हैं उसको पूरी स्वायत्तता दी और उसको ये भी कहा गया कि वो अपने तरीके खुद इख्तियार करेगा अपना काम करने के लिए। अब आपने पूछा उसका काम क्या है, तो इलेक्शन कमीशन का मैं समझता हूँ कि 3 मुख्य उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। पहली जिम्मेदारी है कि इलेक्टरल रोल ठीक से बनेगा। दूसरी उनकी जिम्मेदारी है कि जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन को वो फ्री और फेयर तरीके से करवाएंगे। और तीसरी उनकी जिम्मेदारी ये है कि उस इलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान वो एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड सबको उपलब्ध कराएंगे। तो इन दैट सेंस दे आर लाइक अ रेफरी। तो सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस वाज कंप्लीटली एंट्रस्टेड to the Election Commission of India, to the extent that even the judiciary was kept out of it during the election process, when the election process is on. तो ये इसका जो परिकल्पना है वो ये है। दूसरी चीज़ समझने की ये है कि ये संस्था, चलिए बहुत सारी संस्थाएं बनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस संस्था की खासियत क्या है जी, तो अगर इजाज़त दें तो मैं 1-2 मिनट में ये समझाना चाहता हूँ। जी सर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट भी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन से ट्राइब्यूनल्स बने हैं, सुप्रीम कोर्ट बनी है, फाइनेंस कमीशन बना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो इंस्टीट्यूशन है, CAG जिसको कहते हैं, वो बना है, और इलेक्शन कमीशन भी बना है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और बाकी जितनी भी संस्थाएं बनी हैं उसमें एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि बाकी जितनी संस्थाएं हैं उनका काम सरकार के काम के ऊपर निर्भर होता है या उससे जुड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट जो बिल्स को डिस्कस करती है वो गवर्नमेंट अधिकतर उनके पास लेके आती है, कभी कोई प्राइवेट मेंबर बिल आ जाए वो बात अलग है। जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ हैं वो सरकार के काम का परीक्षण निरीक्षण करती हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है। सुप्रीम कोर्ट जिन केसेस को देखती है उसमें मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा वो होते हैं जिसमें सरकार के निर्णय की वजह से कोई लिटिगेशन शुरू हुआ है। सेम इज़ ट्रू ऑफ ट्रिब्यूनल, सेम इज़ ट्रू ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे डिवाइड होंगे। इलेक्शन कमीशन इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसका सरोकार सीधा देश के नागरिकों से है। आपको इलेक्टोरल रोल में शामिल करना, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना, ये सीधा निर्वाचन आयोग का नागरिकों से संबंध है। सरकार का उसमें सिर्फ इतना सा रोल है
कि इलेक्शन कमीशन जो जो रिसोर्सेज सरकार से मांगती है वो मुहैया करवाएगी सरकार उसको। मिसाल के तौर पर जब इलेक्टरल रोल्स बनते हैं तो पूरी जो मशीनरी इलेक्टरल रोल बनाने में इन्वॉल्व होती है वो गवर्नमेंट मशीनरी है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। इलेक्शंस जब होते हैं, जैसे 2024 के इलेक्शन हुए, तो उन इलेक्शनों में 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स बनाए गए जी। उसमें जिन लोगों ने काम किया वो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग थे। वो कहाँ से आए? वो सारे के सारे लोग या तो सरकारी मुलाजिम हैं स्टेट गवर्नमेंट के या भारत सरकार के, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स है, सब के सब सरकारी मुलाजिम हैं। इलेक्शन कमीशन के अपने पास 700-800 लोग भी नहीं है जो परमानेंट रोल पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये प्रोविज़न बनाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चाहे जितने चाहे रिसोर्सेज गवर्नमेंट से मांगेगा, बल्कि उसमें वर्ड गवर्नमेंट भी नहीं लिखा है, उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर लिखा है कि उनसे मांगेगा और वो दे आर ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड दोज रिसोर्सेज। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो इसकी परिकल्पना, इसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हाउ डिड इट एक्वायर अ स्टेचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें इसका थोड़ा सा इतिहास ये समझिए कि जैसे जब पहला इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे तो श्री सुकुमार सेन उनका नाम था। जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, वो पहले चीफ सेक्रेटरी थे बंगाल के, उनको सीईसी बनाया गया। तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट में ये मंशा या आशा जाहिर की कि पहला इलेक्शन तुरंत हो जाएगा। 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और उन्होंने कहा कि भाई मार्च तक शायद इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन सुकुमार सेन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेने के बाद ये देखा कि भाई पहले तो इलेक्टरल रोल ठीक होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्शन का क्या मतलब है। जो आपने कहा कि कौन वोट कर सकता है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, तो कौन वोट कर सकता है ये आर्टिकल 326 में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको इलेक्टर बनने के लिए 4 चीज़ें पूरी करनी है। एक, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। दूसरा, उस वक्त 21 साल था, अब 18 साल हो गए, कि आप 18 साल से ऊपर हैं या नहीं। तीसरी चीज़ यह है कि यू शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। और चौथी चीज़ यह है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए आपको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया है टू बी एन इलेक्टर। तो अब सवाल ये है कि इन पैमानों के ऊपर पहला इलेक्टरल रोल बनाया गया, और उस वक्त तो आप ये देखिए कि इतनी उथल पुथल थी पूरी इस सब कॉन्टिनेंट में, लोग इधर से उधर जा रहे थे, कौन कहाँ का है निवासी कहना मुश्किल था। लेकिन उन परिस्थितियों में भी इलेक्शन कमीशन ने अपना उत्तरदायित्व निभाया। और बड़े मज़े की बात यह है कि मिस्टर सेन जो थे उन्होंने खुद पूरे सब स्टेट्स के दौरे किए और देखा इलेक्टरल रोल सही है या नहीं है। तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ। उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी एंट्रीज़ जो हैं उसमें लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा है वाइफ ऑफ सो एंड सो, फलाने की बेटी या फलाने की धर्मपत्नी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप उनकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर सकते तो फिर वोट नहीं दे सकते। तो दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू डिक्लेयर देयर आइडेंटिटी, ओनली देन दे विल हैव द फ्री विल टू वोट। तो उन्होंने इस तरह से स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि करीब 28 लाख नाम उन्होंने हटा दिए इस वजह से कि आइडेंटिटी बताइए। खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि वो इलेक्शन, पहला इलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि मार्च 1950 में होगा, वो 1950 में भी नहीं, 1951 के शुरू में भी नहीं, वो सितंबर या अक्टूबर 1951 में हुआ।
और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल ठीक से बनाया, जिसमें तकरीबन 18 करोड़ लोग शामिल हुए। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है लोगों को कि उस वक्त का हिंदुस्तान क्या था। उस वक्त के हिंदुस्तान में लिटरेसी लेवल 14 या 15% था। उस वक्त के हिंदुस्तान में लोगों को पता ही नहीं था कि वोट क्या होता है। तो वो वोट डालेंगे कैसे? तो वो कैसे ये बनाया जाए एक सिस्टम जिससे कोई भी वोटर, चाहे वो इलिटरेट हो, उसको तो नाम पढ़ना भी नहीं आता कि भाई रवि कपूर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो वो कैसे डालेगा वोट? सिंबल्स का इन्वेंशन किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो सिटीज़न फ्रेंडली, वोटर फ्रेंडली चीज़ें हैं, वो करके और हमारा पहला इलेक्शन करवाया गया। और वो इलेक्शन भी 6 महीने लगे उस इलेक्शन को पूरा करने में। दूसरी बार फिर चैलेंज देखो आप इलेक्शन कमीशन की, और मैं आपको विस्तार से ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी हासिल की। जब दूसरा इलेक्शन हुआ उस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, तो ये हुआ कि क्या इतनी जल्दी इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टरल रूल्स को ठीक कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स? राइट। And there was a offer given to the election commission that we can defer the elections if you want more time. But election commission thought कि हमारी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपको टर्म एक्सटेंड करना है 5 साल से, it would have required an amendment. So they took up the challenge. They completed the task of revising the electoral rules. So this whole process has gone on. And that is how Election Commission has established its credibility as a neutral umpire. Now, the thing that you asked, does it appear to be fair? तो उसकी फेयरनेस को डिटरमिन करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो काम मैंने आपको बताया, इलेक्टोरल रोल बनाना, वो साल भर चलता रहता है। इलेक्शंस कराने कभी कभी जब ड्यू होते हैं तब इलेक्शन कराते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन की एफिशिएंसी को जज करते थे इलेक्टोरल रोल्स बनाने में। सारा फोकस होता था इलेक्शन करवाने पे, और इलेक्शन करवाने में भी हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा एक स्टैंडिंग हासिल की है पूरी दुनिया में। अब धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ है, एंड इनफैक्ट इट वाज रेफर्ड टू एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड बाय मिसेस क्लिंटन। शी रेफर्ड टू इंडियन इलेक्शन कमीशन एज द गोल्ड स्टैंडर्ड। So now what has happened is that with the passage of time, the political parties and the political culture in the country has changed a lot. People have become very contentious. जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप उदाहरण लें, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई कानून नहीं है। It is not a It has a force of law. instructions. Right? It has the force of law because the Supreme Court has held that it has the force of law. But it was a document which was evolved by mutual consultation. सारे जितने राजनीतिक दल है उनसे सलाह मशवरा करके ये डॉक्यूमेंट बनाया गया। तो इसका मतलब ये था कि एक एक्सपेक्टेशन के राजनीतिक दल खुद ये इंश्योर करेंगे कि भाई हम इसको अडियर करें। सर, लेकिन वो माहौल में अब परिवर्तन हो गया। लोग बहुत अग्रेसिव और एम्बिशियस हो गए। दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट। तो इट मेक्स द टास्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो प्लेनिपोटेंशियरी पावर इलेक्शन कमीशन के पास है धारा 324 के तहत, अब लोग समझते हैं कि भाई ये तो कोई बहुत सुपर पावर है जो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। लेकिन उसके पावर एक्सरसाइज करने में 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर कोई कानून बनाया हुआ है तो इलेक्शन कमीशन इज बाउंड बाय दैट लॉ, और दूसरा ये है कि अगर आपके जो इलेक्टरल रिफॉर्म जो आप सजेस्ट करते हो या जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो रिफॉर्म्स पार्लियामेंट नहीं लाती तो इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्ट्रेंड। मिसाल के तौर पर जैसा मॉडल कोड का मैंने आपको बात कही,
तो उसमें क्या है कि देयर इज़ अ लेटर एंड देयर इज़ अ स्पिरिट. You may adhere to the letter, but you may violate the spirit. And that is how the task of this umpire has become very difficult. सर एक सवाल में जो मेरे मन में उठता है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है और उसको क्या क्या करना होता है. जो शंका है सर मेरे दिमाग में और बहुत सारे नागरिकों के दिमाग में, माइंड में जो अब बैठ गई है, वो ये नहीं है सर कि क्या काम उनको करना चाहिए. वो ये है क्या वो खुद इंसुलेटेड हैं. आर दे themselves fair? Have they been tampered with? Is the fundamental question. And the reason I ask is, sir, technically, the CEC, Chief Election Commissioner, appointed by the Prime Minister, who appoints a cabinet minister, and the leader of opposition combined in the format. So TN Session used to say that I am not part of the government. Election Commission is not part of the government. एक तो सर ये मैं समझना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, एक. और दूसरा सर मैं ये समझना चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कैसे इस्टेब्लिश करें, माने कि कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों के अंदर कोई ग्रे एरिया नहीं है और इलेक्शन कमीशन इंसुलेटेड खड़ा है और एब्सोल्युटली मेरिटोरियस है, किसी भी पार्टी का फेवर नहीं करता है. क्योंकि सर आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्टोरल रोल बनाना. आपने सर ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास जो मैंडेट है और हु कैन वोट डिपेंड करता है, नंबर 1 यू शुड बी अ सिटीजन. तो हाउ टू डिटरमिन हु इज अ सिटीजन और नॉट इटसेल्फ इज अ होल बिग थिंग, एंड दैट कोरिलेट्स विद इलेक्टोरल रोल. कौन उसमें है कौन उसमें नहीं है. आई मीन इफ यू वांटेड टू प्ले विद द सिस्टम टेक्निकली यू कुड, एंड द बेस्ट वे टू डू इट वुड बी टू टैम्पर विद दिस. You could eliminate people, bring more people, reduce people, do so many things. How do we know it's safe, it is secure, that it is insulated? तो आपकी अलग अलग सवालों का जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरा दिन लग सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ. तो आपने पहले तो ये कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. तो देखिए शुरू से जो प्रोविज़न है वो यही है कि प्रेसिडेंट इज़ अ अपॉइंटिंग अथॉरिटी. उसके अंदर ये भी लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट उसके रूल्स बना सकती है, लेकिन नहीं बनाए और अब तक वही व्यवस्था चलती रही. जैसे आपने सेशन साहब का नाम लिया जिन्होंने ये कहा कि वी इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ही वाज वेरी राइट, इट इज़ नॉट. क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है. इलेक्शन कमीशन जैसा मैंने शुरू में समझाया कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. कैन यू से दैट सुप्रीम कोर्ट इज गवर्नमेंट? नो, इट इज़ नॉट. कैन यू से पार्लियामेंट इज गवर्नमेंट? इट इज़ नॉट. Similarly, election commission is also not government. But who appoints the Supreme Court Chief Justice? The President. So we cannot take away the role of the state. The role of the state is to make these appointments, which it was doing for all this while. Now what happened? Somebody went to the Supreme Court to say that there should be a more transparent process. ऐसे नहीं होना चाहिए कि सरकार ने एकदम से डिसाइड किया कि जी फलाना कोई लगा दीजिए आप. तो कोर्ट ने ये फैसला किया 2023 में कि एक कमेटी होगी सिलेक्शन की जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे. ये मॉडल बाय द वे इज़ नॉट यूनिक टू दिस, बिकॉज दिस इज़ अ मॉडल विच इज़ अडॉप्टेड इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेवरल अदर पोजिशंस. डायरेक्टर CBI है जैसे. तो जी सर, जी आप पूछिए. बस सर यही बस मेरा कहना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोल ही इतना अजीब सा और पेचीदा है. दे आर सपोज टू एम्पायर एंड रेफरी द प्लेयर्स हु अल्टीमेटली एंड अप अपॉइंटिंग देम. द होल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हु हैव द मैंडेट, जो लोकतंत्र का मैंडेट है, वो लीडर बनेंगे. बट अगर वो लीडर बनेंगे और वो अपने रेफरी को खुद अपॉइंट कर रहे हैं तो ये एक सर्कुलर सी प्रॉब्लम हो गई सर, प्रोन टू टेम्पर. नहीं, वो आप जो कह रहे हो एक विचारधारा ऐसी हो सकती है सर, लेकिन फिर आप अंपायर कोई विदेश से तो लाओगे नहीं. ये तो अंपायर जो है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मशीनरी क्रिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ टू बी अपॉइंटेड बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दीज आर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट.
Government is also an organ of the state. So when the election commission appointment takes place, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से होगा. गवर्नमेंट ने अपनी विजडम में, पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम नहीं रखेंगे और वो व्यवस्था रखेंगे जो आपने बताई. तो जाहिर है उस व्यवस्था से जो परसेप्शन हुआ वो ये हुआ कि अगर आप 3 जनों में से 2 जने एक तरफ के रख रहे हैं और एक बाहर लीडर ऑफ ऑपोजिशन रख रहे हैं, तो ये तो इट इज़ अ डिसीजन और अ स्ट्रक्चर विच इज़ tilted in favor of the government. Right? No two opinions on that. But earlier, also it was the government which was making the appointment. Earlier तो ये था ही नहीं कि कोई सिलेक्शन पैनल है. उसी प्रक्रिया से पिछले 74 साल तक अलग अलग लोगों को कमीशन में लगाया गया और उसी में से ऐसे लोग निकले जिनको लोग आउटस्टैंडिंग CECs कहते हैं या अच्छे इलेक्शन कमिश्नर से. तो उस सिस्टम ने भी आपको आउटस्टैंडिंग, एवरेज, नॉट सो एवरेज लोग दिए. अब इस व्यवस्था में हमको ये बायस है या प्रेजुडिस है कि भाई ये तो गवर्नमेंट के फेवर्ड लोग ही लगाए जाएंगे. और मैं ये मानता हूँ कि ये एक सरकार के पास अपॉर्चुनिटी थी कि जब इसका सिलेक्शन पैनल बनाते उसको ब्रॉड बेस कर देते और ब्रॉड बेस करते उससे लोगों को तसल्ली होती कि भाई हाँ ये सलाह मशवरा से हुआ है. जैसे कई पहले के जो CECs हैं वो खुद ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि अगर मेरी अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शामिल होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती. तो ये तो इस वजह से है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी पॉलिटिकली सब तरफ से इक्वल हो और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए. सिलेक्शन पैनल शुड बी ब्रॉड बेस्ड, बट आई वांट टू से वन थिंग विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई भी प्रोसेस गारंटी नहीं करता कि डिजायर्ड आउटकम आएगा. प्रोसेस में भी गुड, आउटकम में नॉट बी गुड. फॉर एग्जाम्पल, even the appointments that have been made by the committee which has the Chief Justice, there are people who have been appointed who have been questioned. Their integrity, their credibility, their neutrality has been questioned. So I don't think a process can guarantee you the necessary outcome. It all depends on the individuals. What do they think their role is? How do they perceive the expectations of the people are? और मैं ये मानता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में लोग बैठते हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमारी लॉयल्टी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को है और किसी को भी नहीं है. व्यवस्था ऐसी है कि कोई तो आपको अपॉइंट करेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको अपॉइंट कर रहा है आप उसकी तरफ लॉयल हो. वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है बिकॉज ही इज़ द अपॉइंटिंग और शी इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. So similarly, you have been entrusted by a responsibility by the Constitution. You have to owe loyalty to the Constitution, and as I said, in this case, to the people of the country. Sir, if we take that context, इसी context को हम लेकर आते हैं कि बिहार के SIR में और अभी जो recent issues उठे हैं, वोट चोरी के, टैंपरिंग के, etc. दोनों साइड सर इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट जस्ट टू पैराफ्रेज, सवाल ये उठा कि अभी आपको एकदम से इतनी जल्दी SIR करने की ज़रूरत क्या थी. CEC ज्ञानेश कुमार सर ने बोला और उनकी रीजनिंग ये थी कि हमारा काम है जो वोटर रोल है इट शुड बी फेयर एंड इट शुड एलिमिनेट रिडंडेंसी. तो वो हम चुनाव से पहले करेंगे कि बाद में करेंगे? ऑब्वियसली पहले करेंगे, तो देर शुड बी नो रीज़न टू क्वेश्चन इट. देन ही सेड, ही एक्सप्लेन्ड केसेस जहाँ पे डुप्लीकेशन कैसे होती है. एक आदमी के 2 एपिक नंबर, एक एपिक नंबर पे 2 से ज़्यादा आदमी, ये भी पॉसिबल. देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दी मोटिव? हमको फंडामेंटल क्वेश्चन है सर, हमको पता कैसे चलेगा गिवन दी लॉजिकल आंसर्स ऑन वन साइड एंड दीज वेरी सेंसिटिव क्वेश्चंस ऑन द अदर, was there or was there not a political inclination or unfairness is the only question. How? I'm not asking you for an answer, I'm asking you how to think about this. बिल्कुल सही कहा आपने. तो एक है मकसद क्या था, उद्देश्य क्या है,
और एक है कि उस उद्देश्य को हासिल करने का तरीका क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। आप तो जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, मैं नहीं समझता कि जो कहा गया है जून 24 के नोटिफिकेशन में, उसके अलावा कोई उद्देश्य ढूंढने की ज़रूरत है। और वो उद्देश्य बड़ा साफ था कि एलिजिबल लोग बाहर ना रहें और इनएलिजिबल लोग अंदर ना रहें। नोबडी कैन डिस्प्यूट दैट। और मैं समझता हूँ कि यही प्रिंसिपल आज तक फॉलो किया गया है कि इनएलिजिबल लोग नहीं आने चाहिए, एलिजिबल लोग छूटने नहीं चाहिए। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का जो मोटो है वो यही है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरी वोट काउंट्स। दीज आर द टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, राइट। और हमेशा से आप ये देखें, अगर एक पैरामीटर है ये जज करने का कि आपने कितने लोगों को इलेक्टरल रोल में शामिल कर लिया, तो उसका एक पैरामीटर है ईपी रेशो। मतलब जो आपके इलेक्टर की पॉपुलेशन है वो वर्सेस एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो 18 से बड़े लोग हैं, अगर समझो वो 100 लोग हैं, तो इलेक्टरल रोल में 100 है, 99 है, 70 है, कितने हैं? क्योंकि टेक्निकली ऑल ऑफ देम शुड बी इन द इलेक्टरल रोल, राइट। उस पैमाने पे इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल। हमारा ईपी रेशो लगभग 99%। और अगर आप बाकी डेमोक्रेसी से कंपेयर करें, जैसे यूएस में ईपी रेशो 75-76% है। फ़र्क क्या है? और ये आपको, आपके दर्शकों को, हम सब नागरिकों को समझना ज़रूरी है। हमारा जो तरीका है शुरू से इलेक्शन कमीशन का, वो ये है कि भाई हम आपके पास आएंगे और ये पड़ताल करके कि आप पैमाने पे खरे उतरते हैं, आपका नाम शामिल कर लेंगे। यूएस में क्या है, आप अप्लाई करोगे कि प्लीज़ मेरा नाम जोड़ लीजिए, ये फ़र्क है। तो उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि किसी को एलिजिबल इलेक्टर को छोड़ा न जाए। और उस उद्देश्य को की पूर्ति में, जैसे मैंने आपको बताया, 18 से अब आप 99 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 99 करोड़ वोटर। अब बात आई मेथोडोलॉजी की, राइट। जो जितनी कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, मैं ये समझता हूँ ये सारी मेथोडोलॉजी के ऊपर है। अब इसमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में फ्लैग हुई हैं। पावर है या नहीं, प्रोसेस ठीक है या नहीं, टाइमिंग ठीक है या नहीं। पावर में किसी को डिस्प्यूट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को पूरे अधिकार हैं इलेक्टरल रोल को बनाने का, ठीक करने का सारा इख्तियार है उनके पास। सर मैं एक मैं, इफ आई कैन एंटिसिपेट, कैन दे डिटरमिन सिटीजनशिप? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? दैट इज द क्वेश्चन। एंड इट इज वेरी क्लियर दैट दे डोंट हैव द अथॉरिटी to determine citizenship because they are not the government। और ना उन्होंने आज तक कोशिश की इस चीज़ की। तो इसमें एक इलेक्शन कमीशन की दुविधा भी समझिए आप कि आर्टिकल 326 कहता है कि सिर्फ भारत का नागरिक एनरोल होगा, और इलेक्शन कमीशन वो आपका वोटर कार्ड बनाता है। तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि आप सिटीजन हो? ये दुविधा है उनकी। लेकिन उसका नज़रिया ये है कि आज तक 74 साल में उन्होंने यही तो काम किया है, और उन्होंने अपने तरीके इख्तियार किए कि किस तरह से वो इंश्योर करेंगे। और बुनियादी चीज़ ये है समझने की कि आप इस देश में पैदा हुए हैं, और फ़र्ज़ करिए थियोरेटिकल, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास कोई ज़मीन नहीं है और आप स्कूल में भी नहीं गए पढ़ने, और सरकार की किसी स्कीम का आप बेनिफिट भी नहीं उठाते, तो क्या आप वोट नहीं दे सकते? ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। तो जितने अवेलेबल एविडेंसेस हैं उसके आधार पर आज तक ये प्रिज्यूम किया गया है कि आप नागरिक हैं। और फॉर्म जो भरते हैं लोग, 18 साल की उम्र पाने के बाद आप पहली बार अगर वोटर बनना चाहें तो आप जो फॉर्म भरते हैं उसके अंदर सिर्फ ये लिखते हैं कि मैं सत्यापित करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं। जी हाँ।
लेकिन आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए या आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो अब जो इस बार जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि यही 2-3 बिंदु हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने 2003 के वो पहले वाले वोटर को अलग कर दिया और 2003 के बाद वाले वोटर को अलग कर दिया। हालांकि दोनों किस्म के वोटर्स एक ही प्रक्रिया से इलेक्टरल रोल में आए, तो क्यों उनको अलग किया आपने? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने साथ साथ ये भी कह दिया कि जो 2003 से पहले आए हैं उनको प्रोबेटिव एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी है। दिस इज द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड। दिखानी होगी उन्हें, उनको दिखाना कुछ नहीं है उनको, और प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप भी है। अच्छा, राइट, assumed citizens। सो दिस इज अ फ्रेज which has been used by the election commission for the first time. तो on what basis are you saying कि वो जो 2003 तक आ गए वो तो सिटीजन माने जाएंगे, 2003 के बाद वालों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा तब मैं मानूंगा कि आप सिटीजन हो, जबकि आप ऑलरेडी इलेक्टरल रोल में आ चुके हो। तो अब हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज सरकार नहीं देती जिससे आप कहीं जाके ये कहें कि देखो मैं भारत का नागरिक हूँ। कोई है ही नहीं ऐसा इनफैक्ट सर्कुलर है, वोटर आईडी दिखा के बोलते हैं कि नागरिक हैं, और वोटर आईडी के लिए नागरिकता दिखा होनी चाहिए। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भारत सरकार पासपोर्ट नहीं दे सकती। तो इसी तरह वोटर कार्ड भी है कि अगर आप नागरिक नहीं है तो आपके पास वोटर कार्ड नहीं होना चाहिए। तो वोटर कार्ड दिखा के जैसा आप कह रहे हैं मैं क्लेम कर सकता हूँ कि भाई देखो ये है नागरिकता का प्रमाण। तो इस बार उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये हम नहीं मानते। तो ये एक समस्या का कारण है। दूसरा जो प्रोसेस अपनाया है ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेस है, क्योंकि आज तक देखिए रोल रिवीजन करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, सबके अंदर लिखा हुआ है कैसे रोल रिवीजन होगा सर। समरी रिवीजन होगा, इंटेंसिव रिवीजन होगा, सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर। लेकिन वो प्रक्रिया इस बार बदल दी गई और इसीलिए लोगों को परेशानियां हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये जो पुराना इलेक्टोरल रोल है ये सारा का सारा ख़त्म, अब हम नया रोल बनाएंगे। तो आप ये देखिए कि अगर आप 1951 पहले इलेक्शन के इलेक्टोरल रोल में शामिल थे और आज जो 24 जून तक का इलेक्टोरल रोल था उसमें भी आप शामिल हैं, आप 95 साल के हैं और पिछले 74 साल से आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है। लेकिन इस बार अगर वो एन्यूमरेशन फॉर्म जो आपको दिया गया है वो दस्तखत करके या अंगूठा लगा के आप वापस नहीं करोगे तो आपका नाम कट जाएगा। तो ये बड़ा एक्सक्लूजनरी प्रोसेस है, इट इज़ नॉट एन इंक्लूसिव प्रोसेस। और इसीलिए लोगों ने सवाल उठाए कि अगर इंटेंसिव रिवीजन में आपने ये कहा था कि एलिजिबल वोटर को अंदर लाया जाएगा, तो अब तक तो हमको पता ही नहीं है कि कितने एलिजिबल वोटर को आप नए वोटर्स को अंदर लाएं। तो ये जो प्रक्रिया है ये तो सिर्फ एक्सक्लूड करने के लिए है, इंक्लूड करने के लिए नहीं है। और भी इसके अंदर प्रोसीजरल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को परेशानियां हैं। कुछ व्यवहारिक परेशानियां हैं कि भाई दस्तावेज़ नहीं है हमारे पास तो हम कैसे देंगे दस्तावेज़, ये एक व्यवहारिक परेशानी है। तीसरी जो बात है वो टाइमिंग की। तो देखिए टाइमिंग के भी दो पहलू हैं। एक कि जो समय दिया गया है आपको प्रक्रिया पूरा करने के लिए क्या ये उपयुक्त है, और दूसरा ये कि इलेक्शन बिहार में सर पे आ रहे हैं नवंबर में, तो क्या ये इस वक्त करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि जो सी महोदय ने भी कहा कि भाई इलेक्शन के पहले ही तो करेंगे, बाद में थोड़ी करेंगे। बात उनकी ठीक है, लेकिन कितना पहले करेंगे, सवाल ये है। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर बिहार में इलेक्शन इस वक्त नहीं हो रहे होते
जैसा पूरे देश में हम निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम कराएंगे, तो सारे देश में तो हो हल्ला नहीं हो रहा। बिहार में भी नहीं होता अगर बिहार में नहीं इलेक्शन होते तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी नई प्रक्रिया आप लगा रहे हैं जिसमें ओनस ऑफ प्रूफ सिटीजन के ऊपर डाल रहे हैं, तो आपको एडिक्वेट टाइम देना है। और वो एडिक्वेट टाइम का मतलब ये है कि आपकी पूरी मशीनरी भी तैयार हो, लोग भी तैयार हों। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए 6 महीने बाद आपको मुझे ये डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, तो आपके समय है, आप कोशिश करेंगे अगर आपके पास नहीं है तो, बट आई हैव गिवन यू एडिक्वेट नोटिस एंड देन व्हेन आई implement my system, do I leave enough room for redressal of your grievance? Suppose for some reason you are not able to comply. Is there a remedy for you? And mind you, you are dealing with 7.89 crore people who are already in your roles. You are not dealing with new electors. So why should the system be so complicated for them just to retain their position in the electoral roll? और जहाँ तक प्योरिफिकेशन की बात है तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के अंदर आप नाम हटा भी सकते हैं, आप नाम जोड़ भी सकते हैं, आप नाम करेक्ट भी कर सकते हैं। और हर बार समरी रिवीजन में या किसी भी और रिवीजन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार ये सब क्यों चेंज कर दिया गया? आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस इन पीपल्स माइंड। अगर मैं अपना सिस्टम दुरुस्त करने के लिए पूरा इलेक्टोरल रोल नए सिरे से लिखना चाहता हूँ, तो ऐसा माहौल तो नहीं पैदा करूँ जहाँ आपको ये शक होने लग जाए कि मेरा राइट भी बचेगा या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि इत्मीनान से, तसल्ली से ये सब काम हो तो इतना वाद विवाद नहीं होगा। सर, आपने अभी हाल ही में एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, माइट इज़ नॉट राइट इन बिहार SIR एन ओल्ड क्वेश्चन अबाउट जस्टिस इन पावर। आपको एक्सक्लूजनरी लगता है सर ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सपीरियंस है? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये लोगों को जब आप प्रूफ देने के लिए बोलते हैं तो बहुत सारे लोग कट जाएंगे। एक सर सिंपल सी मेथडोलॉजी होती है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव हुआ सर मैं नागरिक हूँ, मुझे वोटर कार्ड मिला, मुझे ऐड किया गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया। ट्रू नेगेटिव, मैं नागरिक नहीं हूँ, रोल बना, मुझे एक्सक्लूड कर दिया गया, बिल्कुल ठीक एक्सक्लूड किया गया। एक हो गया सर ट्रू नेगेटिव, जो नहीं है और बाहर रखा गया। और एक हो गया फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव वाले को अंदर डाल दिया गया। अब सर ये ऑफ कोर्स यही प्रोसेस है जो करना चाहते हैं वो। बहुत अच्छा सवाल है सर। तो इसमें सर क्या हो रहा है? हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ मेकिंग श्योर कि नो रॉन्ग पर्सन शुड एंटर वर्सेस मेकिंग श्योर नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड? दिस सीम कंप्लीटली। एक्सेलेंट क्वेश्चन। तो आपके पास उदाहरण है जी असम का। तो कई साल पहले असम में ये समस्या आई कि भाई बाहर के लोग अगर आ गए हैं तो क्या उनको इलेक्टोरल रोल में रहना चाहिए? सर, तो इलेक्टोरल रोल बनाते वक्त एक कैटेगरी क्रिएट की गई, डी कैटेगरी, डाउटफुल। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि कई लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया, जिससे तसल्ली नहीं हो पाई कि भाई वाकई ये नागरिक है या नहीं। अब इतने साल गुजर गए, सिस्टम को एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में ये किसी को नहीं पता कि उन डी कैटेगरी का हुआ क्या। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने शुरू में कहा कि सिटीजनशिप है या नहीं है ये डिटरमिन तो कोई और करता है ना। तो क्या वो जो डी कैटेगरी के लोग थे वो अभी भी बाहर बैठे हुए हैं? क्या उनको गैर नागरिक घोषित कर दिया गया है? और अगर नहीं किया गया तो क्या वो वापस आ गए इलेक्टोरल रोल में? एक ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में जब NRC असम का बना तो एक नंबर आया कि 19 लाख से ज़्यादा लोग गैर नागरिक पाए गए, बट इलेक्शन कमीशन ने उनको निकाला नहीं है बाहर। क्योंकि धारणा ये है
कि जब तक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको नॉन सिटीजन नहीं डिक्लेयर करती, आई विल नॉट रॉब यू ऑफ योर राइट। तो ये बुनियादी बात है। और जहाँ तक जो एग्जिस्टिंग इनएलिजिबल आपके रोल में आ चुका है उसको निकालना भी ज़रूरी है। तो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर ये प्रोवाइड करता है कि अगर मुझे, जैसा मैंने बताया कि शक है कि फ़लाना आदमी नहीं है नागरिक, तो मैं शिकायत करूँगा कि जी वो मुझे शक है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। फिर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो मुझसे कहेगा कि आपके शक की बुनियाद क्या है, तो आप कोई तो डॉक्यूमेंट देंगे ना जिस वजह से मुझे शक हो रहा है। तो आप बताएंगे कि नहीं जी ये तो ही हैज़ अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। उसके बेसिस पे ईआरओ इंक्वायरी करके और आपको का केस होम मिनिस्ट्री को रेफ़र कर देगा कि जी इसका प्लीज़ चेक करके बताइए कि ये वाकई सिटीज़न है या नहीं। सो सिमिलरली सपोज द इलेक्शन कमीशन गेट्स इनपुट्स कि फ़लाने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट्रल रोल जो है वो कंटामिनेट हो चुका है। उस जगह पे इंटेंसिव रिवीजन का प्रोविज़न भी है सिलेक्टिवली। तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत इख्तियार है रोल्स को प्योरीफाई करने के लिए। और प्योरीफिकेशन का जो दूसरा डायमेंशन जो आपने कहा कि एक जना एक जगह से ज़्यादा रजिस्टर्ड है या दो जनों के पास एक एपिक नंबर है, तो दो जनों के पास एक एपिक नंबर होना तो एक इट्स अ टेक्निकल ग्लिच। लेकिन एक जने का दो जगह रिकॉर्ड होना एज अ वोटर वो गलत है। लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को महसूस करता है कि ये हिंदुस्तान में एक समस्या है कि लोग एक जगह से ज़्यादा रजिस्टर होते हैं। अब क्यों होते हैं? आप पहले दिल्ली रहते थे, माइग्रेशन है सर, ठीक है, आपने काम करने के लिए परमानेंटली भी नहीं, आपने थोड़े दिन के लिए काम करने के लिए आप कहीं और चले गए, आपने वहाँ रजिस्टर करा लिया बिना ये बताए कि जब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ कहीं और। राइट। तो पहले जो हमारा इलेक्ट्रल रोल था वो इंटीग्रेटेड नहीं था, अब वो इंटीग्रेट हो चुका है। ईआरओ नेट एक फैसिलिटी है। तो अब ये पॉसिबल है कि आप डीडुप्लिकेशन करें। लेकिन हाउ डू यू डीडुप्लिकेट? सपोज आपने एक जगह अपना नाम लिख दिया रवि कपूर, दूसरी जगह आपने दे दिया रवि कपूर बट स्पेलिंग चेंज कर दी, KAPUR कर दिया, कहीं आपने लिख दिया KAPOOR। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक ही इंसान है या दो अलग अलग इंसान हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने पिछले मेरे ख्याल 20 साल से कई ऐसे सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय किए जिससे लोगों को डीडुप्लिकेट किया जाए, एक फ़िल्टर दूसरा फ़िल्टर, अलग अलग फ़िल्टर लगा के, और किए भी हैं, लाखों लोग डीडुप्लिकेट किए गए। बट द पॉइंट विच आई वांट टू एम्फसाइज इज दिस, दैट इलेक्शन कमीशन हैज़ सो फार नॉट प्रोसिक्यूटेड एनीबडी कि आपने एक से ज़्यादा जगह क्यों रजिस्टर करा लिया, जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये जुर्म है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि चलिए आपने कर लिया गलती, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि आपको वोट एक ही जगह देने देंगे। तो ये जो मंशा है ना कि किसी वोटर को छोड़ो मत, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरी वोट काउंट्स, तो वो इलेक्शन कमीशन कोशिश करता रहता है कि भाई हर आदमी वोटर इलेक्टरल रोल में आ जाए और जब इलेक्शन हो तो हर आदमी वोट डाले। एक एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन बनते हैं, सुना होगा आपने, गुजरात में एक वोटर उसके लिए पोलिंग स्टेशन 6 लोग जाते हैं, 2 दिन वहाँ बैठते हैं, उसका वोट लेके आते हैं। और भी ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। तो पूरा जो अप्रोच है वो बड़ा एक फ्रेंडली, एम्पैथेटिक, यू कैन ऑलमोस्ट कॉल इट लाइक एन इंडल्जेंट पेरेंट। दैट हैज़ बीन द अप्रोच ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑलवेज। ठीक है सर, मैं ये इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग और मेथडोलॉजी से थोड़ा सा बाहर जाना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ, और आई वांट टू एड्रेस और परहैप्स can't address them but can talk about them, allegations that political parties have against each other. Election Commission being what it is in the middle, excluding them, including the commission, एक साइड बोलती है कि ये डुप्लीकेशन वगैरह करवाई गई है,
दिस हैज़ बिन डेलिबरेटली डन इन ऑर्डर टू चेंज द आउटकम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। एक पार्टी कहती है कि आपने भी कराई है और ये रैम्पेंट है। इलेक्शन कमीशन के सर जो प्रोसेसेस हैं इलेक्टोरल रोल बनाने के, और उसके बाद नोटिफिकेशन निकालने के, नोटिफिकेशन के बाद एक वेरिफिकेशन करने के, मॉक पोल कराने के, उसके बाद ईवीएम के, वीवीपैट के, ये पूरे के पूरे प्रोसेस आपके मुताबिक कितने टैम्पर प्रूफ हैं? क्या आपको सच में लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको हैक करके आउटकम को चेंज कर सकती हैं? तो देखो, इलेक्टोरल रोल बनाने की जो बात है, हमने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बात की, और पॉलिटिकल एलिगेशंस का तो कोई बेसिस है नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन, आई थिंक इट शुड टेक नोट ऑफ एनी सच एलिगेशन दैट इज़ लेवल्ड, एंड इट शुड वेरीफाई इट्स ओन प्रोसेसेस टू इंश्योर कि भाई जो बात कही जा रही है सरेआम वो सही है या नहीं। क्योंकि मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी गरज से भ्रम फैला रही है, उसको दूर कौन करेगा? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको दूर करेगी नहीं, वो काउंटर एलिगेशन लगा देगी। तो इस माहौल में जो सुधारने का या एक सही पक्ष रखने का उत्तरदायित्व तो संस्था का ही है, तो उनको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि किसी ने एलिगेशन लगा दिए तो भाई हम वी डोंट केयर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सिस्टम, अबाउट आवर सिस्टम। यस, यू मे बी कॉन्फिडेंट, बट देन समबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डाउट, सो प्लीज ट्राई टू कम आउट इन द ओपन एंड एक्सप्लेन टू द पीपल। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई एलिगेशन आता है, कोई ऐसी पब्लिक में रिपोर्ट्स आती हैं, तो यू हैव टू गिव एडिक्वेट रिस्पॉन्स टू दैट। यू कैन नॉट अलाउ थिंग्स टू अननेसेसरली परसिस्ट। सर, जो आपके आर्टिकल की टाइटल है माइट इज़ नॉट राइट, किसकी माइट की बात हो रही है सर? हाँ, ये तो देखिए, माइट इज़ राइट में तो लोग ये समझते हैं हमेशा कि भाई जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पावरफुल फाइनेंशियल रिसोर्सेज या मैन पावर रिसोर्सेज या बल है, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मतलब है माइट इज़ राइट का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में सिस्टम लोगों को एम्पावर करता है कि अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, या आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आप एमएलए हैं, तो आपको सिस्टम ने एक पावर दिया हुआ है। उस पावर का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? जो कमज़ोर लोग हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, या किसी और उनके राइट को का हनन हो जाए हमको कुछ नहीं लेना देना। तो ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, और क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा से आता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारे समाज में इतनी विषमताएं हैं, इतनी डिस्पैरिटीज़ हैं, कोई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ हैं, कोई गांव में रहते हैं, कोई शहर में रहते हैं, कोई रिच हैं, कोई पुअर है, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास नहीं है, इतनी डिस्पैरिटीज़ है, कास्ट सिस्टम वो अलग। तो जो अथॉरिटी में लोग हैं उनका मन से झुकाव कहाँ होना चाहिए? जो रिसोर्सफुल और पावरफुल है उसकी तरफ होना चाहिए, या जो कमज़ोर है उसकी तरफ होना चाहिए? इसका एक जवाब तो ये होगा कि भाई जो कानून कहता है उसकी तरफ होना चाहिए। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ, जब आप अथॉरिटीज़ बोलते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कि ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कि इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं जो कहीं बीच में बैठा है? मैं कह रहा हूँ जिसको भी स्टेट ने अथॉरिटी दी हुई है to do the SIR in this context. to do anything. To do anything. Anything. But in this case, since the context is SIR, right, we are talking about this authority. But the courts, for example, they have been vested with an authority. The Tehsildar is vested with an authority. The income tax officer is vested with an authority. Everybody is vested with some authority. तो वो जो लोग कहते हैं ना कि भाई यू शुड एक्ट विदाउट फियर एंड फेवर, ठीक है,
मेरा ये कहना है कि आई थिंक यू शुड एक्ट विद फियर ऑफ योर कॉन्शियंस एंड यू शुड एक्ट इन फेवर ऑफ पीपल हु आर डिप्राइव्ड एंड हु कैनॉट एक्सेस द सिस्टम। उनको इतना डिसएडवांटेज है कि वो सिस्टम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आप इस अथॉरिटी में हो तो आपको जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, नॉट अदरवाइज, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई उनकी मदद कौन करेगा। जॉन रॉल्स व्हील ऑफ जस्टिस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ फ्रेमवर्क। एंड सर, आपको लगता है कि ये फ्रेमवर्क नहीं फॉलो हो रहा है? नहीं, मतलब कुछ हद तक नहीं हो रहा फॉलो। और एक और मैं अगर जैसे आपको एग्जांपल दूं कि जब आप ऐसी पोजीशन में होते हैं तो देखिए एक्सेसिबिलिटी इज़ अ बिग इशू, कि कौन आपको एक्सेस कर सकता है, कौन अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकता है और कौन नहीं पहुंचा सकता। तो जो नहीं पहुंचा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तवज्जो का बिल्कुल वो ही नहीं है, काबिल नहीं है। ही ऑल्सो डिजर्व्स अटेंशन, बट वो बोल नहीं सकता। तो जैसे बच्चा है आपका, तो वो तो रो देता है जब भी उसको परेशानी होती है। समस्या क्या है फिर ये आपको समझना है ना, कि यार ये क्यों रो रहा है, दर्द हो रहा है, कोई और तकलीफ़ है, क्यों रो रहा है। लेकिन कई लोग तो हमारे समाज में ऐसे भी होंगे जो अपनी बात आप तक पहुंचा ही नहीं सकते। तो जब आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, जब आप ये देखते हैं कि इसमें दो वर्गों का टकराव है, एक तरह से इंटरेस्ट का, इनको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो मैं ये भी देखूं कि चलो इनको फ़ायदा पहुंचाने में मेरे को कोई नुकसान नहीं है। अगर जायज़ तरीके से फ़ायदा पहुंच रहा है मुझे कोई नुकसान नहीं। बट इज़ इट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स हु इज़ नॉट बिफोर मी? आई थिंक every person in public service has to ask this question, without which it will be difficult for you to deliver fairness. This is very true, sir. And speaking of fairness, कहाँ लगता है सर आपको fault lines कहाँ पे हैं सर? Where are the fault lines? Are they in the processes? Are they in the minds of people? Are they in where are they, sir? चिंक्स इन द आर्मर कहाँ है? जिस चीज़ को हम सिस्टम बोलते हैं सर, सिस्टम। बहुत सारे सर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स भी हैं, देखेंगे इसको। और आपका तो सर बहुत एक्सपीरियंस है, यू हैव हेल्ड सच हाई पोस्ट्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इलेक्शन कमिश्नर, सो सच अ डिस्टिंग्विश्ड करियर सर। पीपल एस्पायर फॉर दिस। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक पीपल इन द गवर्नमेंट, पीपल लाइक यू, आर एक्चुअली प्रोन to fairness versus are prone to say malice or to something which is malevolent? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ये सवाल सर हमेशा जब भी एकेडमी में जाता हूँ या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को पूछता हूँ, ख़ास तौर से आफ्टर दे हैव क्वालिफाइड, मैं उनको कहता हूँ कि आप है ना एक लिस्ट बनाइए कि आप क्यों सिलेक्ट हुए, आप में हाँ क्यों सिलेक्ट हुए, आप में क्या ऐसे गुण हैं। तो लोग बनाएंगे कि जी मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं मेरे में क्यूरियोसिटी है, मुझे पढ़ने की लियाकत है, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ। तो ऐसे सारे आपको लिस्ट बनाएंगे। तो फिर उसके बाद में मैं उनसे ये कहता हूँ कि अच्छा अब व्हाट अबाउट द रोल ऑफ लक, कुछ है? मतलब अगर आप 1000 लोग एक ही चीज़ को एस्पायर कर रहे हैं और उस 1000 में से 10 लोग क्वालिफाई करते हो, तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि बाकी सब लोग अनडिजर्विंग है, या 100 लोग भी डिजर्विंग नहीं है और आप 10 ही सिर्फ डिजर्विंग हो। सो देयर इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ what you cannot attribute to anything specific for the sake of convenience, call it luck. All right. But उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है, are you the product of a fair system? जिस चुनाव की प्रक्रिया से आप आए हैं, क्या वो फेयर है या नहीं? इसका जवाब 100% सब लोग ये कहेंगे कि ये फेयर है, क्योंकि ये
कहेगा नहीं कि मैं एक अनफेयर प्रैक्टिस के थ्रू आया हूँ। तो सर क्या प्रिविलेज फेयरनेस में क्वालिफाई करती है? एग्जैक्टली, सो दैट इज अ मोर फंडामेंटल क्वेश्चन। यस, राइट, दैट इज अ मोर फंडामेंटल क्वेश्चन, बट विदाउट गोइंग इनटू दैट बेसिक क्वेश्चन, the procedure through which people are selected, whether that procedure is fair, because जो inequality और disparities की आप बात कर रहे हो वो समाज में हैं, आज से नहीं है, कई सालों से है। प्रोसीजर तो सर मोर और लेस फेयर ही मानते हैं लोग। ठीक है, मोर और लेस। तो अगर आप एक फेयर सिस्टम का प्रोडक्ट हैं तो आपको हमेशा ज़िंदगी में जिस भी पोजीशन में हो, पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि एम आई डिलीवरिंग फेयर सर्विस टू द पीपल, जो भी आप का क्लाइंटेल है, एम आई बीइंग फेयर। तो जो आपने कहा कि ये क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इज इट प्रोसेस और इज इट पीपल? देखिए, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना आप पारदर्शी प्रोसेस बना सकेंगे, जितना ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, उसमें यू विल बी कंपेल्ड टू बी मोर एंड मोर फेयर। आप सरेआम कहिए कि अगर अच्छा आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो ये प्रोसीजर है, ये इतना टाइम लगेगा, लेकिन जस्ट दैट मच इज नॉट इनफ। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप कितने संवेदनशील हैं और आप कितने ये समझते हैं कि जो काम मुझे दिया गया है, एज आई सेड, आप जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी को सर्व कर रहा है। किसको सर्व कर रहा है? कितने लोगों से मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ या इंसाफ कर रहा हूँ? ये जब तक संवेदनशीलता नहीं आएगी और जब तक आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं होगी कि जो हो रहा है उसके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये समझने के लिए, ये नहीं देखने के लिए कि क्या खराबी है, ये समझने के लिए कि वाकई ये चीज़ फेयर है या नहीं। तो जब आप प्रश्न उठाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो उससे विचार विमर्श होता है, उससे विवाद होते हैं और उससे आपको अपनी कमज़ोरियां भी पता चलती हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति विशेष का नज़रिया और उसके इरादे, ये बहुत बुनियादी चीज़ है इन ऑर्डर टू डिलीवर अ फेयर सिस्टम। अगर मैं पूरी टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है तब भी मैं फेयर होना चाहता हूँ तो मैं कोई ऐसा सिस्टम इख्तियार करूँगा जिससे लोगों को ये लगे कि मैं फेयर हूँ। और कमियाँ है सिस्टम में है, लेकिन क्या आप उन कमियों की बावजूद लोगों को ये सेटिस्फैक्शन या एश्योरेंस दे सकते हैं कि भाई इन द गिवन सर्कमस्टांसेस आई एम एज फेयर एज पॉसिबल? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एम्पायरिंग इन क्रिकेट। ठीक है, अब आप देखिए कि पिछले 25-30 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले तो मैच होता था, कोई टेलीकास्ट नहीं होता था, फिर भी मैच होते थे, एम्पायर भी होते थे, गलत सही फैसले करते थे। उसके बाद में आपके टेलीकास्टिंग शुरू हो गई, थर्ड एम्पायर आ गया, उसके बाद में आपका डिसीजन रिव्यू सिस्टम आ गया, और फिर डिसीजन रिव्यू सिस्टम को पब्लिकली टेलीकास्ट होने लग गया। लाखों करोड़ों लोग दे कैन मेक अप देयर ओन माइंड कि ये गलत फैसला कर रहा है, सही कर रहा है। वो अपने आप में एक प्रेशर है डिसीजन मेकर के ऊपर कि भाई आई एम ऑल्सो बीइंग जज्ड। सर ये जो दिस जजमेंट and although very limited relative to your experience, my experience has been quite difficult and at times suffocating, where I have found कि fairness तक mind नहीं जा पाता था क्योंकि constraints इतने होते थे अपने आसपास realistically, जिसको हर्बर्ट साइमन बोलते हैं satisficing तक ही बात टिक जाती थी। and in fact it was the case that survival and making sure that I am at least there was the more difficult portion rather than thinking and the ability to think about fairness. और सर ये अगर मेरा एक्सपीरियंस था तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन में और सिविल सर्विसेज में इसी टाइप का कुछ रहा होगा, रहता ही है। एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द प्रोपेंसिटी ऑफ ह्यूमन मैनेज, क्योंकि सर आपकी बात में इफ़ आई में से सो
बहुत छोटा हूँ आपसे, बट एक असम्पशन है कि इंसान फंडामेंटली गुड है। ये वाली बात कि उसके अंदर मैलिस है, उसमें अंदर जेलसी है, उसके अंदर क्रूअलनेस है, क्रूअल्टी है, वो निचोड़ने में, एक्सटॉर्शन करने में, सैडिस्टिक चीज़ों में प्लेजर पाता है। बहुत पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है। इनफैक्ट हम सब में कुछ ना कुछ एक सीड है उस चीज़ का, वो तो सर हम काउंट भी नहीं कर रहे हैं। और अगर हम उसको काउंट करेंगे देन वी गेट द मेस ऑफ रियलिटी एज वी सी इट। व्हाट इज़ द वे आउट? So what you are saying is indisputable, but that is where civilized societies think that there is a role of parenting, there is a role of education, there is a role of the institutions that you work for, there is a role of leadership in the country, there is a role of law. तो ये सारी चीज़ें बना के, ये ठीक है, आपके मेरे मन में द्वेष है किसी के खिलाफ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो मैं क्या किसी कानून का हनन कर रहा हूँ? अच्छा, क्या मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे मैं शर्मसार हो जाऊँगा? कानून का वायलेशन ना भी हो, बट क्या मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा इसके लिए? क्या मेरे वर्ग के लोग ये समझेंगे कि भाई ये देखो कितना गिरा हुआ इंसान है, कैसी चीज़ कर रहा है? तो जो इनफैक्ट मैंने एक इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था कि, और ये मेरा कहना नहीं है, ये किसी चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने एक फ्रेज़ कॉइन किया था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। आपको शर्म आती है या नहीं आती? कोई गलत काम करते वक्त आपकी नज़र झुकती है या नहीं झुकती है? नींद आती है या नहीं आती है? तो जो आप देखेंगे कि जितनी भी इनफॉर्मल रिलेशनशिप है समाज में, वो शर्म, डर, लिहाज इन पे चलती है। आप अपने दोस्त की इज्जत या उससे अफेक्शन इसलिए नहीं करते कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है या वो आपसे ज़्यादा धनाढ़ है, किसी और वजह से करते हैं। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि वो बलशाली हैं, बट ये आपको लिहाज है लोगों का? आपको शर्म आती है या नहीं, या आपको डर है या नहीं किसी चीज़ का? तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे शर्म, ये घृणा और द्वेष और गुस्सा और क्रूरता, ये भी एक बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। लेकिन सिविलाइज्ड बिहेवियर का मतलब ये है कि क्या आपका जो परिवेश है या वातावरण है वो आपके इन एक्सट्रीमिटीज़ को काबू में रख सकता है या नहीं रख सकता? सर, अगर मैं ये बोल सकूं, इन चीज़ों को काबू में रखने वाली फोर्सेस मुझे नहीं लगता अंदर होती हैं सर, बाहर होती हैं शायद। अगर आप डेस्परेट हो, गरीब हो, भूखे हो, तो इन सब चीज़ों को एक सेकेंडरी प्रायोरिटी पे ले जाता है इंसान। और जो ये सब चीज़ें हैं, टू बी फेयर एंड टू बी ऑनेस्ट, जो शेम, सोशल शेम वाला सर एंगल है जो बहुत मोटिवेटिंग है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। वो भी तो सर इसीलिए मोटिवेटिंग है क्योंकि सेल्फिशली मेरे को प्रॉब्लम होती है, ख़राब हो गया तो क्या होगा, मुझे कीमत देनी ना पड़ जाए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको यही चीज़ आपको संकुचित करती है गलत काम करने से, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि पहले के ज़माने में, जैसे हम जब स्कूल में थे या बच्चे थे या और भी उससे पहले, तो अगर कोई बच्चा गलत काम करता था, और गलत का मतलब, अब डोंट गो इनटू फिलॉसफी, तो उसको सज़ा मिलती थी उसकी, और कोशिश ये होती थी कि सज़ा उसको पब्लिकली दी जाए। तो हमारे स्कूल में अगर आपने कुछ किया है, कोई रूल वायलेट किया है, शॉर्टकट लिया है, जैसे एक बना हुआ था, ये सबसे ज़्यादा पनिशमेंट शॉर्टकट लेने में मिलती थी। तो ये बना हुआ है कायदा कि भाई आपको डाइनिंग हॉल से क्लास में जाना है, ये रास्ता है, इस रास्ते से जाइए। अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप या तो लेट हैं इसलिए आप शॉर्टकट ले रहे हैं, या आप दूसरे लोगों से पहले पहुंचना चाहते हैं इसलिए आप शॉर्टकट ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको पब्लिकली पनिश किया जाता था, जो भी पनिशमेंट हो। अब आजकल आप कहेंगे भाई ये कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, वो अलग
मसला है। I can't tell you, sir. I didn't mention it before, but you are a legend, and I regard you as such, and many people regard you as such because of exactly this attitude and this strength, which is not there to be seen, sir. I've seen the inside of the system, and this is rare. What I came across, to be frank with you, it's a lot of pretentiousness, disguised as honesty. the whole thing disguised as honesty is rampant, but to have people like you, to know about them and to speak to them gives me a lot of courage, and it also gives me a lot of pride. So for that I am very thankful to you. I am humbled, absolutely. No, sir, you are humble, which is the reason for my tremendous respect for you and why you are a legend, and you have stood against the forces, big forces you have stood, sir. And जो आप बोल रहे हैं सर, वो आपने जिया है, ये मुझे पता है, ये सबको पता है, और इस चीज़ की जितनी इज्जत हो उतनी कम है सर. So I am deeply honored to have spoken to you, and मेरे सर कुछ बस आखिरी सवाल हैं आपसे, क्योंकि मैं आपको छोड़ने, आई डोंट वांट टू लीव यू, आई वांट टू आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस. एक सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा बुक्स पे. आपकी सर ये ऑर्डिनरी लाइफ बुक है, एडमिटेडली डिड नॉट रीड इट बट आई डिड फ्लिप थ्रू इट, और इसका पूरा बुक का प्रेमिस ही ये है कि इट इज़ अबाउट पीपल हु हैव लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, बट देन यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली. नहीं सर, आप सर अपना विकिपीडिया वो देखिए सर, आपकी प्रोफाइल हो कहीं भी, कोई भी देखिए बोलेगा कि ऑर्डिनरी लाइफ है. मिलियंस ऑफ पीपल मे हैव द सेम डिस्क्रिप्शन, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन देखिए अब यही बात है, ऑर्डिनरी लाइफ, आप भी सिलेबस ऑफ लाइफ सर चलाते हैं और यंगस्टर्स से बात करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. मैं एक कॉलेज में गया, तो वहाँ लेक्चर हुआ, क्वेश्चन आंसर हुए, सब कुछ हुआ, बड़ा फ्री फ्रैंक अच्छा 1.5-2 घंटे का सेशन हुआ. जब मैं बाहर आया तो एक बच्चा मेरे पीछे पीछे आया. कहा सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, अंदर पूछने की हिम्मत नहीं हुई. मैंने कहा पूछो. कहते हैं सर आपने इतना कुछ हासिल किया, जैसे आपने कहा फाइनेंस सेक्टर ये वो, तो सर आप इतने हम्बल कैसे हो? तो मैंने सोचा इसको पता नहीं क्या जवाब दूँ. तो मैंने उसको कहा कि ऐसा है, अच्छे इंसान बनो. फिर उसने कहा कि वो कैसे बनते? तो अब उसका जवाब बहुत मुश्किल है, और लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसकी बात का जवाब बिना दिए नहीं जा सकता, मतलब रिस्पॉन्स तो कुछ तो देना चाहिए. तो फिर वो धीरे धीरे मेरे साथ चलता गया, और फिर हम जाके क्लास स्टाफ रूम में बैठ गए. तो मैंने उसको कहा कि देखो, जिस दिन आपने जो भी हासिल किया है दुनिया में, ज़िंदगी में, जिसको आप सफलता मानते हो, जिस दिन आप इसका श्रेय किसी और को देना शुरू कर दोगे तो शायद आप अच्छे इंसान बन जाओगे. सारा श्रेय अपने आप ले लोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसा मैंने आप कहा, आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है. आप शायद अपने आप के ऊपर इख्तियार रखते हैं, लेकिन क्या चीज़ इस कमरे के बाहर हो रही है मुझे क्या पता. बट दैट कैन इन्फ्लुएंस माई लाइफ, दैट कैन अफेक्ट माई फ्यूचर. तो मैं अगर ये प्रिज्यूम करने लग जाऊं कि नहीं सब कुछ मेरी वजह से है, गलत है. तो मतलब इसी किस्म की मैं बात इस किताब में भी हम यही कहना चाहते हैं. एंड आई थिंक पीपल शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ नॉट मैनेजेबल, everything is not in your control, everything is not even possible for you to understand. There's a deep recognition of your own limitations. और आपकी सर बातों में, if I may, a pattern which emerges is subdue the ego. That seems to be the pattern in what you say, because only without that can you even consider the other person. The other things that even that you mentioned, the social shame, अच्छा इंसान बनना, बाकियों को श्रेय देना, can't happen when the ego is too large.
मैं आपको एक एग्जांपल दूं जी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ये इट इज़ रिलेटेड टू द पॉइंट दैट वी डिस्कस अर्लियर कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं या इंडिविजुअल में प्रॉब्लम्स जी हैं। तो कई साल पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी था फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो मेरे एक मित्र ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे मुझे फ़ोन किया कि क्या आप मेरे साथ साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल सकते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मैंने कहा जाओ भाई करा लो, ये तो बड़ा आसान तरीका है। तो ही सेड नहीं, द प्रोसीजर इज़ कि कोई गेजेटेड ऑफिसर जो आपकी शादी में आया था ही हैज़ टू बी प्रेजेंट। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल अटपटा सी बात कह रहे हो आप, ऐसे तो नहीं हो सकता, हमने तो हरियाणा में बहुत लोगों को रजिस्टर किया है। इसे नहीं दिल्ली में ये प्रोसीजर है। अब जिस दिन उसने मुझे फ़ोन किया उससे करीब 14 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उस वक्त उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ही वॉज बीइंग पोस्टेड अब्रॉड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ही हैड टू टेक हिज वाइफ। द हाई कमीशन इंसिस्टेड दैट यू गेट अ मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैंने उसको कहा कि दिस इज़ रिडिकुलस एंड आई डोंट बिलीव दैट दिस इज़ अ सिस्टम। आई टोल्ड हिम दैट यू वेट, लेट मी टॉक टू द डिप्टी कमिश्नर एंड फाइंड आउट। सो आई स्पोक टू द DC. I don't know who that person was. I don't remember his name. He told me, yes sir, this is a system. I said कि ये क्या ठीक है सिस्टम? He said नहीं सर, बट ये है सिस्टम, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि यार क्यों है ये सिस्टम? He said कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हुए थे। I said okay, but is this a fair system? क्या ज़रूरी है कि हर आदमी की शादी में कोई गेजेटेड ऑफिसर हो? वो शादी का रजिस्टर नहीं करा सकता। और क्या ज़रूरी है कि वो गेजेटेड ऑफिसर तैयार हो आने के लिए आपके पास? तो भैया ये तो गलत बात है। तो ही सेड सर मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी फ़ाइल पे ना रिकॉर्ड कर लो कि अशोक लवासा जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मुझे फ़लानी तारीख को इतने बजे फ़ोन किया और कहा कि वो इस शादी में प्रेजेंट थे, उसके बेसिस पे आप दे दो। ही डिड इट, राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा संवेदनशील वो था जिसने ये सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, इसमें क्या कोई धोखाधड़ी थोड़ी हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रीरिक्विजिट है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए। सर इससे पहले वाली बुक जो है अनसिविल सर्वेंट, क्या वो इसी के बारे में है? नहीं, वो तो एक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में है। ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ द IAS, ही लिव्स इन नोएडा, हिज नेम इज मिस्टर रवि मोहन सेठी। तो वो 1970 बैच के बड़े आला दर्जे के अफसर थे। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कुछ 22-23 साल बाद और वो अपने बारे में लिखना चाहते थे। तो उन्होंने लिखा भी, कुछ किया, लेकिन हमारी उनके साथ बड़ी मित्रता थी क्योंकि वो हालांकि हमसे 10 साल सीनियर थे, हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे मसूरी एकेडमी में, और हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठियाँ खूब लिखते थे। अच्छा। तो ही टोल्ड मी कि नहीं तुम बहुत अच्छा लिखते हो, एंड हमारे फैमिली में तो जब भी हम फैमिली डाइनिंग टेबल में बैठते हैं तो तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, तो कैन यू डू दिस फॉर मी? सो आई सेड ओके, एंड आई टुक अबाउट 3 years एंड आई रोट दैट बुक। सो उस किताब में भी खासियत क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि इस देश ने एक ऐसे परिवार को जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस होकर आया था इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी कि वो परिवार समृद्ध हुआ, ये खुद IAS ऑफिसर बने, बहुत नाम कमाया, रिज़ाइन किया, बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं आपके आज की तारीख में। तो ही वांटेड टू recognize this richness of our country, and then of course it is also full of incidents about his public life, but central message यही आता है कि as a bureaucrat आप true professional जो हो वो तभी हो सकते हो जब आप you speak your mind. You should have the courage to speak your mind. Sir, if I say so, but from where I sit and what I see, you know what I see? Of course, the book makes a point, but the point that you are the point. The point is, you took 3 years to write a book for someone else who was your friend, who wanted to make a certain point. That is the point, which I have respect for. Well, I thought it was a good opportunity for And so that there's another book I hear, The Echoes of Faith.
वो तो मैंने और मिसेस लवासा ने मिलके लिखी है। वो बेसिकली जैसे ये ऑर्डिनरी लोगों के बारे में है, एंड दिस बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ, आई से इट इज़ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इट इज़ नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल। सो दिस echoes of faith, it recounts the various places, about 60 or 70, which my wife and I have visited during the last 35 years. And we want to say what are the stories about those places. तो हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन बहुत पावरफुल है हिंदुस्तान में और बाहर भी। तो कोई जगह क्यों इतनी पावरफुल हो जाती है, और चाहे इतनी फेमस ना हो, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस चीज़ को खूब मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा पूरा विश्वास और ज़िंदगी तसल्ली से गुजर जाती है। आई एम particularly लुकिंग फॉरवर्ड टू चेकिंग आउट इकोज ऑफ फेथ। पर्सनली मेरे माइंड में आ चुकी है, वो मेरी लिस्ट में है। सर, आर देयर अदर बुक्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ दैट यू वुड रिकमेंड एवरीबडी शुड रीड? देखिए, ये तो बड़ा प्रिजम्पचुअस है कहना कि भाई ऐसी एक कोई किताब हो जो सबको इन्फ्लुएंस करे, लेकिन मैं अपने फेवरेट्स जो हैं मैं बता सकता हूँ, नॉट बुक्स, ऑथर्स। ओके। तो सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर। तो मैंने आपको कहा भी मैं पॉपुलर चीज़ें नहीं ज़्यादा पढ़ता, लेकिन शेक्सपियर, गालिब, कबीर, ये 3 शख्स ऐसे हैं, अगर इनकी चीज़ें आप पढ़ें और समझ लें और उसको ग्रहण करें तो बेड़ा पार। मतलब दे हैव डिस्टिल्ड द विजडम ऑफ centuries and the complexities and profundities of life in short sentences. What is good or bad? Nothing is good or bad, but thinking makes it so. एक sentence. There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. मतलब एक ही चीज़ में इतनी बातें हैं। कबीर की आप चीज़ें पढ़ लो, छोटी छोटी चीज़ें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, रुत आए फल हुए। जो मैंने आपको कहा था कि हमको शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, प्रोसेस पूरा करो, धीरज रखो, तब आपको वो चीज़ हासिल होगी। तो इसी तरह सब गालिब की आप चीज़ें पढ़ लीजिए, मतलब क्या क्या चीज़ नहीं लिख के। तो ये मैं समझता हूँ कि, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। और आजकल मैं फिक्शन नहीं पढ़ता, मैं इकोनॉमिक्स और ख़ास तौर से पॉलिटिकल इकोनॉमी, जैसे अभी रिसेंटली संजय बारू जी की एक किताब आई है, द सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल। इंटरेस्टिंग। व्हाई वुड यू रिकमेंड इट, सर? मतलब he is talking about a trend which has been witnessed in the country for the last 150 years. I see. कि क्यों लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने वतन से, और सेंचुरी से हो रहे हैं, अलग अलग कारण हैं। तो ये मतलब फिलोसॉफिकल किताब नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन डेटा, बट इट पॉइंट्स टू सर्टन ट्रेंड्स विच एनी पॉलिसी मेकर शुड टेक नोट ऑफ इफ़ यू वांट टू एड्रेस दीज इश्यूज। इसी तरह से बहुत एल्विन टॉफलर की किताबें हैं, तो बहुत टाइम शॉक, हाँ, फ्यूचर शॉक है, या डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आई हैं। वो है एक बड़ी अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी, द ओरिजिनल्स। तो वो अगेन रिसर्च बेस्ड, कैसे जो ओरिजिनल थिंकिंग जिन लोगों की है, जिन्होंने रिसर्च की है, कंट्रीब्यूट किया है, फार रीचिंग जिनके इफ़ेक्ट हुए हैं, उनका माइंड कैसे काम करता है। तो बहुत दिलचस्प किताब है, इट्स एन ओशन। सर, क्या मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए। सर, आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उन सब लोगों को जो आज उस शंका में हैं कि हमारी कंट्री के इलेक्शन और डेमोक्रेसी, ओवरऑल लोकतंत्र हेल्दी कितना है कितना नहीं है, उनके लिए एक लाइन का क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, इसमें एक मैसेज ये है कि आपको प्रजातंत्र में विश्वास रखना चाहिए, आपको अपने वोट का पावर समझना चाहिए। सर, एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे हर एक यंग इंडियन को जो सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, एस्पिरेंट है, आप जैसे बनना चाहता है? मैं एक सेंटेंस में नहीं, 2 सेंटेंस में।
पहली बात तो ये है कि अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो आप ये भ्रम मत पालिए कि देश सेवा सिर्फ सिविल सर्विस ज्वाइन करने से होती है। अगर आप जन सेवा करना चाहते हैं तो जिस भी फील्ड में आप काम करें, ईमानदारी से अच्छा काम करें, वो जन सेवा है। सर, आप उस यंगस्टर को 20 से 25-30 साल के इंसान को क्या बोलेंगे जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कंटेंट देख के ऐसा महसूस करता है कि वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया है? मैं ये कहूँगा कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इज़ नॉट द एंटायर वर्ल्ड, और अगर आप उसमें नहीं हैं तो यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं बिना उसमें रहे भी। सर, क्या आप जो इमर्जिंग यंगर जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं, क्या आप उनके साथ खुश हैं? मैं तो खुश हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनके नज़रिए में एक सिर्फ ये ज़रूर चीज़ आनी चाहिए कि जो उन्होंने हासिल किया है वो सफलता नहीं है, जो वो करेंगे उससे पता चलेगा वो कितने सफल। सर, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में एक चेंज करें तो वो क्या होगा? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो एज ग्रुप है वो कम हो जाना चाहिए। एजुकेशन की सर हमने बात करी, अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम में, हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इम्तहान होते हैं वो ओपन बुक एग्ज़ाम होने चाहिए, ताकि ये जो प्रेशर है कि मैं याद करूँ, फिर ये है कि कॉपी करो, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाओ, लीक हो गया, ये हो गया। मेरा ये मानना है कि ओपन बुक एग्ज़ाम में भी वही ठीक जवाब दे पाएगा जिसने किताब पढ़ी हुई है। तो ये कॉपिंग वॉपिंग का सब सिस्टम ख़त्म। क्यों हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं लोगों के ऊपर, और क्यों ये महसूस करा रहे हैं कि आपने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया कॉपी करके? इसकी किसी की भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। You should evolve better methods of evaluation instead of making it so secretive कि जिससे लोगों को सेल्फ डाउट, प्रेशर, ये सब चीज़ें। सर, हमारे शो का नाम है सिलेबस ऑफ लाइफ, और इसको बढ़ाने में बहुत हम मेहनत करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पॉडकास्ट वी अंडरटेक अदर इनिशिएटिव्स ऑल्सो। सिलेबस ऑफ लाइफ का सर पूरा एसेंस एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों में कैप्चर्ड है जो इसको डिपिक्ट करते हैं। क्या होना चाहिए लाइफ का सिलेबस जो स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा सकता? कुछ चीज़ें जो हम खुद लाइफ से सीखते हैं और पर्सनल ट्रूथ होती हैं जो चली जाती हैं लोगों के साथ ही। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आई वांट टू कैप्चर देम। आपके हिसाब से सर एक्चुअल लाइफ के सिलेबस में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी सही तरीके से और बिना बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाए हेल्दी लाइफ लीड की, क्योंकि जो हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, अपनी हेल्थ कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ, साफ सुथरा, सीधा रास्ते अख्तियार किया हुआ अगर आपने जीवन जिया है तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। इससे ज़्यादा कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Very, very characteristic of you, sir, and something which is the highest respect. Everything about you is. Before meeting you, I had an impression, of course, but after having spoken to you, my respect has gone up a lot, and I'm just so thankful that you have given me the privilege and the honor of your time, and you have answered so patiently, so calmly, and so nicely. I am grateful, and I think anybody who sees this, बेशक वो करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के वजह से देखें या जिस भी वजह से देखें, वो वही एक्सपीरियंस करेंगे जो मैंने किया है। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you very much for calling me, and I must end by saying that I like the title of the syllabus of life, because वो बहुत ज़रूरी है सर, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर मतलब ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। आप ही के साथ बात करके सर वो समझ में आता है, एंड आई डोंट थिंक वो समझा जा सकता है विदाउट स्पीकिंग टू पीपल लाइक यू, एंड that is what makes me grateful for the opportunity that I am able to do this, which tells me I must have done something right to be able to do it. Thank you. Thank you, sir.